हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम किरचॉफ्स लॉज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने किरचॉफ के दोनों नियम मतलब किरचॉफ के धारा नियम और किरचॉफ के वोल्टा नियम के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग किरचॉफ के लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो सर्किट्स के अंदर या फिर जो किरचॉफ के नियम लगा के हम लोग जब भी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो जो साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल करते हैं उनको एक बार वापस से रिकॉल करेंगे और फिर उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर बाई चांस कोई भी सर्किट गिवन है और उसके अंदर कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का मतलब हो सकता है वहाँ पे बैटरी कनेक्टेड हो या फिर कोई भी जैसे जनरेटर कनेक्टेड हो या कोई भी प्रकार का कोई सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज अगर वहाँ पे सर्किट के अंदर कोई बैटरी कनेक्टेड है इस प्रकार से, तो अब जो बैटरी रहेगी ना, उस बैटरी के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो दो प्रकार से हो सकती है। कैसे? देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो बैटरी है इसके इस टर्मिनल से करंट निकल रही है, ठीक है, और एक ऐसा हो सकता है कि भाई जो बैटरी है उसके इस साइड में करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। दोनों के दोनों केसेस के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई ये जो केस है जैसे और ये जो केस है, इन दोनों केसेस के अंदर हमने क्या देखा था कि ये जो केस है ना, फर्स्ट वाला केस, इस केस के अंदर जो करंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जा रही है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है। हमने क्या जाना था कि भाई ऐसा केस अगर बाई चांस किसी सर्किट के अंदर है तो उस केस के अंदर हम लोग जो वोल्टेज स्रोत है उसको प्लस का ई लिखेंगे, ठीक है। इसके विपरीत बाई चांस किसी भी सर्किट के अंदर इस प्रकार से दिया हुआ है कि बैटरी के प्लस टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको माइनस का ई लिख रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने ये चीज़ देखी थी कि बाई चांस जैसे सर्किट के अंदर कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है, जैसे अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के अंदर दोनों के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसको अपन R1 बोल रहे हैं और यहाँ पे अगर R2 बोल रहे हैं, तो दोनों केसेस के अंदर सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, मैंने बताया था आपको कि हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि भाई जब भी आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हो तो जो सॉल्व करने की लूप की डायरेक्शन है ना, उस लूप की डायरेक्शन से हम लोग इस करंट की डायरेक्शन को मैच करते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे लूप का निर्माण करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, तो आप क्या नोट कर पाओगे कि इस केस के अंदर आप देखेंगे कि ये जो करंट की डायरेक्शन है और ये जो लूप की डायरेक्शन है दोनों की दोनों कैसे है, सेम है। तो इस केस के अंदर अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो इसको I मल्टीप्लाई बाय R1 लिखोगे, और इस केस के अंदर अगर आप देखोगे कि तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है, तो इस केस के अंदर आप क्या लिखोगे, माइनस का IR2 लिखोगे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये इस प्रतिरोध का वोल्टापात यानी वोल्टेज ड्रॉप है, और ये क्या चीज़ है, ये इस प्रतिरोध का वोल्टापात यानी वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे जो किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स रहते हैं उनके अंदर उपयोग में आने वाली है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बाई चांस जैसे अपने एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा बोला जाता है कि ये जो 20 ओम प्रतिरोध है, कौन सा, 20 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो ये इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल रहते हैं ये सारे के सारे किस हिसाब से सॉल्व होते हैं, ये किरचॉफ के नियमों के अनुसार सॉल्व होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो भी क्लोज सर्किट है ना, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी वोल्टेज स्रोत है उनमें से किसी भी एक वोल्टेज स्रोत को हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस मानते हैं और उस हिसाब से पूरे सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आप क्या नोट कर पाओगे कि यहाँ पे एक तो ये वोल्टेज स्रोत है, एक ये वोल्टेज स्रोत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक को रेफरेंस मान के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
सपोज हम लोग अगर इस वोल्टेज सोर्स को रेफरेंस मान रहे हैं तो इस केस के अंदर हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट निकल रही है वही पूरे के पूरे सर्किट के अंदर बट रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे निकलती हुई एक धारा मानेंगे, जैसे कि यहाँ पे दर्शाई हुई है, तो हम लोग यहाँ से जो धारा निकल रही है उसका मान ऐसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ से जो धारा निकल रही है वो आई निकल रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो करंट है इस पी बिंदु पे जा रही है, और इस पी बिंदु पे जाने के बाद इस करंट के लिए दो रास्ते बन रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ भाग तो इधर जाएगा करंट का और कुछ भाग इधर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर जो भी धारा जा रही है उसको एक नाम दे देंगे और इधर जो भी धारा जा रही है उसको दूसरा नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमने क्या माना कि इस साइड में जो भी धारा जा रही है उसको हमने बोल दिया कि I1 धारा जा रही है। ठीक है, अब देखिए टोटल आई धारा आ रही थी, उनमें से अगर I1 इधर चलेगी तो यहाँ पे कितनी बचेगी करंट, यहाँ पे बचेगी I माइनस ऑफ I1 करंट। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। आप क्या देखोगे, ये करंट इस जगह से यहाँ पे गई तो इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, यानी ये सिंगल इसी रास्ते से प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे भी जो करंट रहेगी वो क्या रहेगी, I माइनस ऑफ I1। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो इस पॉइंट पे आप क्या नोट कर पाओगे कि ये जो करंट है ना, ये करंट और ये दोनों की दोनों करंट आके मिल गई और यहाँ पे आके इन दोनों का योग आगे जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर आर पॉइंट पे डिस्कस करने की कोशिश करोगे तो आर पॉइंट पे आप क्या करो देखोगे, आर पॉइंट पर आप क्या देखोगे कि भाई इन दोनों का सम आगे जा रहा है। तो अगर आप सम करोगे इसका तो सम क्या मिलेगा अपने को, I माइनस ऑफ I1। ठीक है, ये तो ये करंट हो गई, प्लस ये वाली करंट को अगर आप लिखोगे I1 तो इसके बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी करंट रहेगी, ये यहाँ पे प्रवाहित होने वाली। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों की दोनों क्या हो रही है, यहाँ पे आके जुड़, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ पे ये जुड़ रही है और आगे जाके इनका जो योग है वो आगे प्रवाहित हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे ये बटी थी, भाई इस साइड में क्या हो रहा है, 4 वोल्ट वोल्टेज स्रोत से धारा निकल रही थी और यहाँ पे पी पे क्या हो रही थी, दो भागों में बट रही थी। उसी प्रकार से इस नोड के ऊपर ये दोनों की दोनों धाराएं आके मिल रही है और जुड़ के आगे जा रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो अपने पास क्या दिखेगा, देखिए ना, ये माइनस का I1 और ये माइनस प्लस का I1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो करंट रहेगी वो कितनी रह जाएगी, I। इसका मतलब इस पॉइंट से जो आगे प्रवाहित हो रही है करंट वो कितनी हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से कभी भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि भाई जो भी करंट है ना उस सर्किट के अंदर, वो करंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या रहता है, हमें नेक्स्ट काम के अंदर क्या करना रहता है, मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सर्किट को छोटे छोटे भागों के अंदर बांट लेते हैं। ठीक है, और जो छोटे भाग हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लूप बोल रहे थे। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट काम यहाँ पे करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि भाई ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट को एक तो इस भाग में और एक इस भाग में, दो भागों में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, और बांट के कैसे देखेंगे भाई, जैसे ये वाला अगर पार्ट है तो इसको एक लूप मान लेंगे और उस लूप को सॉल्व करने की एक डायरेक्शन हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मानता हूं कि हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये लूप की हमने डायरेक्शन मान ली। ठीक है, यानी करंट इस साइड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक तो ये डायरेक्शन मान ली और दूसरा इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस साइड को हम लोग करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे इसको लूप फर्स्ट बोल दिया और इसको लूप सेकंड बोल दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हमें कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों लूप्स को अलग अलग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग लूप 1 की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लूप 1 को सॉल्व करने पर, क्या बोल रहा हूं मैं, लूप 1 को सॉल्व करने पर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, लूप 1 पर किरचॉफ का, कौन सा, किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर। ठीक है, लगाने पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए इस लूप को अगर आप नोट करोगे तो इस लूप के अंदर अगर आप वोल्टा नियम लगाते हो तो वोल्टा नियम क्या कहता है, वोल्टा नियम कहता है कि भाई किसी भी, जैसे अगर लूप की बात कर रहे हो तो किसी भी लूप के अंदर जो भी वोल्टा स्रोत का योग है वो उस लूप के अंदर वोल्टा पाथ के बीजीय योग के बराबर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस लूप की बात करते हो तो यहाँ पे देखिए इस पूरे के पूरे लूप में जो वोल्टा स्रोत है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वोल्टा स्रोत इस लूप के अंदर है। ठीक है, और वोल्टा पाथ की बात करोगे तो एक तो इस 20 ओम प्रतिरोध के अंदर वोल्टा पाथ होएगा और एक इसके अंदर 60 ओम के प्रतिरोध के अंदर वोल्टा पाथ होएगा। ठीक है, तो अगर एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप क्या करोगे, वोल्टा स्रोत का योग लूप 1 के अंदर, तो वोल्टा स्रोत तो एक ही है तो आप क्या लिखोगे 4 वोल्ट बराबर। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे एक और अगर वोल्टा स्रोत रहता तो हम लोग क्या करते, उस वोल्टा स्रोत को इसके अंदर या तो जोड़ते या घटाते। ठीक है, वो किससे निश्चित होता, वो करंट की डायरेक्शन से निश्चित होता। अब आप यहाँ पे क्या देख पाओगे कि ये जो वोल्टा स्रोत है ना, इस वोल्टा स्रोत के प्लस से करंट निकल रही है, और हमने अभी क्या देखा कि कभी भी अगर वोल्टा स्रोत के प्लस से अगर करंट निकल रही होती तो हम लोग इसको कैसे लेते हैं, प्लस का ई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ई की जगह क्या है 4 वोल्ट है तो हम लोग प्लस का 4 वोल्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाई वोल्टा स्रोत का योग किसके बराबर होना चाहिए, वोल्टा पाथ के बीजीय योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे जाएंगे और यहाँ पे इस 20 ओम के प्रतिरोध, भाई इस लूप के अंदर कौन है, ये 20 ओम का प्रतिरोध है और एक ये कौन सा है 60 ओम का प्रतिरोध है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20 ओम के प्रतिरोध के वोल्टा पाथ को देखेंगे। अगर आप इसके वोल्टा पाथ की बात करोगे तो वोल्टा पाथ क्या होता है, आई गुणा आर। अब अभी जस्ट हमने देखा कि भाई इसका जैसे वोल्टा पाथ कैसे था, आई गुणा आर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट आ रही है जो कि कितनी आ रही है, I1 आ रही है, और यहाँ पे प्रतिरोध है वो कितना है 20 है। तो हम लोग यहाँ के जो वोल्टा पाथ है उसको लिखेंगे जो कि क्या रहेगा 20 गुणा I1। ठीक है, ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन के लिए भाई प्लस लेना है या माइनस लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने जस्ट अभी बताया था कि हम लोग जब भी डायरेक्शन लेंगे यानी प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इस लूप की डायरेक्शन और इस करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम लोग क्या लिख देंगे, उसको प्लस का आई गुणा आर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो हम लोग इसको प्लस का 20 आई लिखेंगे। आगे चल के हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस लूप के अंदर आगे गए और ये लूप इस साइड जा रहा है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है 60 गुणा आई। ठीक है, और डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की दोनों सेम है, सेम रहती है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण आ जाएगा पहले लूप का। ठीक है, ऐसे अगर आप लूप सेकंड की बात करोगे, भाई लूप 2 के अंदर अगर आप केवीएल लगाओगे तो इस लूप के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या नोट कर पाओगे, देखिए वापस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वोल्टा स्रोत का योग, अगर आप देखोगे इस पूरे सर्किट के अंदर वोल्टा स्रोत कौन सा है, इस पूरे लूप के अंदर तो वोल्टा स्रोत कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 वोल्ट का जो बैटरी है यही इसके अंदर वोल्टा स्रोत है। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट। अब डायरेक्शन की अगर आप बात करो बराबर, देखिए बराबर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कोई स्रोत नहीं है। देखिए यहाँ पे अपने को प्लस लेना है ये या माइनस लेना है, ये किस चीज से निश्चित होगा, हम लोग इस करंट की डायरेक्शन से निश्चित करेंगे। क्या देखा था हमने कि प्लस से अगर निकल रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस से निकल रहा था तो हमने क्या करा था, इस वोल्टेज सोर्स को प्लस लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरे इस लूप में जिसको अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं लूप सेकंड के अंदर, आप क्या नोट कर पाओगे, तो करंट नहीं प्लस के अंदर जा रहा है। तो अपने को क्या पता है कि जब भी हम लोग प्लस के अंदर जाता हुआ करंट देखते हैं ना, जैसे ये प्लस के अंदर जा रहा है तो उस केस के अंदर हम लोग माइनस का ई लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस का 5 वोल्ट लिख देंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है तो इसका वोल्टा पाथ अपने को लिखना रहेगा। इसका वोल्टा पाथ कितना रहेगा कि भाई ये जो प्रतिरोध है गुणा इसके अंदर जो करंट आ रही है, और इसके अंदर करंट कितनी आ रही है अपने को दिख रहा है आई माइनस ऑफ I1। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे 200 गुणा I माइनस ऑफ I1। ठीक है, अब डायरेक्शन देखने में प्लस लेना है माइनस लेना, कैसे देखेंगे हम लोग, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन को मैच करेंगे, दोनों की दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस का। ठीक है,
और आगे अगर हम लोग देखेंगे इस लूप के अंदर तो आगे जाके अपने को कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, वापस ये 20 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ये 20 गुणा ये करंट, यानी 20 गुणा I1। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्शन, तो देखिए लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत है। तो इस केस के अंदर हम लोग करंट को कैसे लेंगे, इसको माइनस के अंदर लिखेंगे। अब इसको अगर आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 5 वोल्ट, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 200I माइनस 200I1 हो गया, माइनस 20I1 हो गया, ठीक है। तो अगर आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे अपने को क्या मिलेगा, ठीक है, माइनस का 5 बराबर, ठीक है, क्या आएगा 200I, क्या आ रहा है 200I, ठीक है, 200I। और ये जो I1 और ये जो I1 है, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्यों भाई, 200I1 है और ये भी I1 है, दोनों माइनस के अंदर तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर अपन और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये जो 5 है ना, ये 5 क्या हो रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है। 5 कैसे कैंसिल कर रहा है, आप लिख सकते हो इसको 5 1 जा 5 एकम 5, 5 चौक 20 0, ठीक है। ये 220 है, सॉरी है ना, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, माइनस का 1 13 बराबर 40I माइनस का 44I1, ठीक है। ये अपना दूसरा समीकरण आ गया, क्या आ गया, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब देखिए हम लोग को जब भी इन दो समीकरण अपने पास आ जाते हैं और दोनों समीकरणों के अंदर अगर दो दो ही वेरिएबल है तो हमें क्या करना रहता है, इन दोनों को एक साथ लिख के सॉल्व करने की कोशिश करनी रहती है, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं, ये देखिए ये तो सेकंड समीकरण हो गया, हम लोग फर्स्ट समीकरण को भी यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है ये बराबर, देखिए I की जगह क्या है यहाँ पे 60I है, ठीक है। और I1 की जगह क्या है, प्लस का 20I1 है। ये अपना फर्स्ट समीकरण था। देखिए जब भी हमें इस प्रकार से दो समीकरण प्राप्त हो जाए और दोनों समीकरण के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, जैसे यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I1 है और यहाँ पे भी I1 है, तो अगर हमें इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो समीकरण रहता है इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है अपने को 60 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 40 है, ठीक है। तो या तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए या फिर इन दोनों को बराबर कर लीजिए। कैसे करेंगे हम लोग क्या करते हैं, इनको किसी एक वैल्यू से गुणा कर देते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, देखिए 40 की अगर आप जैसे 40 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को यहाँ पे 120 प्राप्त हो सकता है। कैसे, 3 से गुणा करने पे, ठीक है। ऐसे अगर आप इसको 2 से गुणा करते हो इस समीकरण को तो यहाँ पे भी 120 अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को पहले के तो 3 से गुणा कर लेते हैं और दूसरे को किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास नए जो समीकरण आ जाएंगे वो कैसे आ जाएंगे, आप देख पाओगे भाई 3 से गुणा करा, देखिए ना, तो ये माइनस का 3 हो गया बराबर, इसको गुणा करा तो ये क्या हो गया 120I हो गया, ठीक है। इसको इससे गुणा करा आप देखोगे 12 ऐसे होगा 13, ये I1 हो गया। ये तो हो गया कौन सा समीकरण, दूसरा वाला। इसको 2 से गुणा करोगे तो देखिए 4 दूनी 8, इसको इससे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 120I हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 40I1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो समीकरण हमारे पास आ गए, इनमें ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। देखिए ना, इस प्रकार अगर अपने पास समीकरण हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को एक को दूसरे में से या तो घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने को यहाँ पे देखिए आप क्या देख पाओगे, ये जो दोनों वैल्यूज है ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है और इन दोनों का साइन सेम है। तो अगर बाई चांस कभी भी दोनों का जिन दो वैल्यूज को आप हटाना चाह रहे हो उनका अगर साइन सेम है ना, तो आप वहां पे क्या करते हो, यहाँ पे घटाते हो वैल्यूज को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, घटाने की कोशिश करोगे। अगर घटाओगे तो ये जो 8 है ये माइनस का हो जाएगा, ये जो 120 है घटाओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा,
और घटाओगे तो ये जो वैल्यू है 40 की, ये भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करते हो, देखिए -3 में से -8 गया तो अपने पास क्या बचेगा, अपने को पता है कि माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, 120 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, अपने को पता है 0 बचेगा, यानी ये वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी। अब माइनस के 132 में से माइनस का 40 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 172 I1। ठीक है, इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 172 I1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 11। ठीक है, यानी माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और I1 की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, 11/172। ठीक है, अब क्योंकि ये करंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पेयर। देखिए ना, ये I1 की वैल्यू हमारे पास आई है। और अगर अपन क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि भाई जो 20 ओम का प्रतिरोध है उनमें से कितनी धारा जा रही है, और 20 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही थी, अपने को पता है I1 जा रही है। इसका मतलब जो अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछा था वो वैल्यू आ गई है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, बाई चांस अगर आपसे कोई और करंट पूछी जाती तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को किसी भी एक समीकरण के अंदर, जैसे या तो आप फर्स्ट समीकरण में या सेकंड समीकरण में इस वैल्यू को पुट करते हैं और आई की वैल्यू हो जाती। ठीक है, और आगे करके हम लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो किरचॉफ के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग अब एक और न्यूमेरिकल लेके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ये एक और न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है और इसके अंदर जैसे अपने से ये पूछा जाए कि ये जो बीच के अंदर जो 2 ओम का प्रतिरोध है उसके अंदर से कितने करंट जा रही है उसकी वैल्यू याद कीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई भी करंट की जैसे वैल्यू देती है। ठीक है, तो अपने क्या बताया कि जब भी अगर आपसे, मैंने जस्ट अभी पिछले ही न्यूमेरिकल के अंदर बताया कि जब भी अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर अपने को क्या करंट की वैल्यू निकालनी रहती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस सर्किट के अंदर जो भी वोल्टेज स्रोत है उससे हम लोग क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस वोल्टेज सोर्स को मानते हुए यहाँ से जो करंट है उसको मान लेते हैं। यहाँ से जो करंट है वो कितनी निकल रही है, वो सपोज कर आई निकल रही है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ये आई करंट गई यहाँ पे आई और इस जगह पे ये आई ही आई। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बताया था कि भाई आप क्या करोगे, एक स्रोत से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर बाई चांस आपके पास 2 स्रोत है और अगर आप चाहते हो कि भाई दोनों के दोनों स्रोत से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे अपन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ना, मैंने क्या करा, इससे एक करंट मान ली और वो करंट यहाँ पे आई। अब मैं क्या मानता हूँ, इससे भी एक करंट निकल रही होगी जिसको अगर अपन I1 बोल रहे हैं, तो वो करंट यहाँ से निकल के इस जगह आ रही होगी। ठीक है, इस नोड पे। अब देखिए, अगर आप करंट की वैल्यू निकालना चाहो, देखिए यहाँ से I1 निकल रही है, यहाँ से I निकल रही है, तो ये जो करंट है वो कितनी होगी। तो देखिए ना, अगर अपने को I3 की वैल्यू निकालनी है तो अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो नोड बी है ना, कौन सी नोड, नोड बी, इस नोड बी पे हम लोग क्या करेंगे, KCL लगाएंगे, किरचॉफ का धारा नियम लगाएंगे। वो नियम क्या कहता है, किसी भी दिए गए नोड के ऊपर आने वाली धाराओं का बीजीय योग उस नोड से जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आने वाली धारा है कौन सी, नोड की तरफ, एक तो I आ रही है और एक कौन सी आ रही है, I1 आ रही है। तो आने वाली धाराओं का बीजीय योग यानी I प्लस ऑफ I1 किसके बराबर रहेगा, जाने वाली धाराओं के बीजीय योग यानी I3 के बराबर रहेगा। यानी यहाँ से अपने को क्या पता चला कि अगर आपको I3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो I3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस I को और इस I1 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब आगे जैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे अपन ने जैसे ये करंट बनाई, करंट बनाते ही अपने आप ये जो पूरा सर्किट था, इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर क्या बन गई, करंट की डायरेक्शन बन गई। तो अब देखिए, अपने को आगे अगर सॉल्व करना है तो मैंने क्या बताया था, अगर बाई चांस कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो सर्किट रहता है ना उसको छोटे छोटे भागों के अंदर क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस साइड, इस भाग से इस साइड वाले भाग को एक पार्ट मान लेते हैं और इस साइड से इस साइड वाले भाग को क्या कर लेते हैं, एक पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक लूप बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लूप बना ली। ठीक है, और यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं हम लोग।
ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि लूप फर्स्ट में, इसमें लूप एक में केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाने पर क्या कर लिया अपन ने, किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा लिया यहाँ पे, है ना। तो क्या मिलता है अपने को मिलता क्या है, देखिए ना, वोल्टा नियम क्या कहता है, जो भी लूप आप सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर जो वोल्टा स्रोत है उनका बीजीय योग, तो आप यहाँ पे देखोगे वोल्टा स्रोत का बीजीय योग का है, सिर्फ एक ही वोल्टा स्रोत है, तो अपने को बीजीय योग करने की जरूरत ही नहीं है। अपने क्या करना है, 12 वोल्ट बराबर है ये, ठीक है, 12 बराबर। अब देखिए 12 अपन ने लिख तो लिया, पर हम लोग यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस कैसे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बैटरी का है उसके कौन से टर्मिनल से करंट निकलती हुई दिखाई जा रही है, कौन से टर्मिनल से निकल रही है, अपने को दिख रहा है कि भाई प्लस से निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही है, यानी ये प्लस का 12 वोल्ट है। ये किसके बराबर रहेगा, ये वोल्टा पाथ के बीजीय योग के बराबर रहेगा। तो अगर आप इस लूप के अंदर देखोगे तो वोल्टा पाथ किस किस के अंदर हो रहा है, एक तो 5 ओम के प्रतिरोध के अंदर और एक इसी लूप के अंदर ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है इसके अंदर, ठीक है। इसका जो वोल्टा पाथ है वो कितना है, आपको दिख रहा है 5 गुणा आई, क्या है 5 गुणा आई, ठीक है। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आप देखोगे कि जो लूप की डायरेक्शन और इस जो करंट की डायरेक्शन है कैसी है, सेम है, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब आगे गए, यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पे आए वापस, यहाँ पे एक प्रतिरोध है क्योंकि कितना है 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। इसका वोल्टा पाथ क्या रहेगा भाई, 2 गुणा इसका करंट कितना है I3, और I3 का मान क्या आपने पता है I प्लस ऑफ I1, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो I प्लस ऑफ I1, ठीक है। अब प्लस है माइनस कैसे देखेंगे, हम लोग लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आगे, तो 12 बराबर 5i, इसको सॉल्व करा, अंदर गुणा करा तो प्लस का, एक सेकेंड, अंदर सॉल्व करा तो प्लस का 2i, अंदर सॉल्व करा तो प्लस का 2i1 अपने पास आ गया। इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करा तो 12 बराबर i और i प्लस हो जाएंगे, यानी 5 और 2 7i प्लस ऑफ 2i1 हो गया। ये हमारा फर्स्ट समीकरण आ गया, ठीक है। सेम ऐसे हम लोग लूप 2 के अंदर, किसके अंदर, लूप 2 में केवीएल लगाएंगे, केवीएल हमने लगाया तो अपने को क्या दिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लूप की डायरेक्शन हमने इस साइड से लिए, देखिए आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखिए वो इस लूप के अंदर अपन वोल्टा स्रोत का बीजीय योग निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वोल्टा स्रोत कितना है, एक ही है। तो आप क्या करोगे, वोल्टा स्रोत का बीजीय योग कैसे निकालोगे, 6 वोल्ट को लिख लोगे, डायरेक्शन देखोगे प्लस से निकल रही है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे वोल्टा पाथ अपने को निकालना है। यहाँ पे देखिए अपने क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है ना, वो प्रतिरोध कितना है, 3 है, और यहाँ पे करंट कितनी है, I1 है। तो यहाँ पे जो वोल्टा पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, 3 गुणा I1, प्लस आएगा कि माइनस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। आगे गए हम लोग, यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं है, इस साइड आए वापस प्रतिरोध आ गया, कौन सा, 2 ओम आ गया, और यहाँ पे जो करंट है वो कितनी, I3, यानी I3 किसके बराबर है, I प्लस ऑफ I1, यानी यहाँ पे जो वोल्टा पाथ आएगा वो क्या आएगा, 2i प्लस ऑफ I1 गुणा, डायरेक्शन देखेंगे अपन, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 6 बराबर 3i1 प्लस ऑफ 2i प्लस ऑफ 2i1, इसको सॉल्व करोगे आप तो अपने को क्या दिखेगा, ये I1 और I1 प्लस हो जाएंगे, यानी 6 बराबर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 5i1 और 2i प्लस ऑफ 5i1 अपने पास, ये दूसरा समीकरण आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को साथ लिखेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ,
यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, तो उसको भी अगर अपन नीचे लिखते हैं यहाँ पे, तो 12 बराबर क्या आएगा, 7i प्लस, ठीक है, ये अपना समीकरण फर्स्ट था। अब देखिए अपने को क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को बराबर करना है। समीकरणों को बराबर कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, या तो इन दोनों को बराबर करेंगे या इन दोनों को बराबर करेंगे। जैसे अगर इन दोनों को बराबर करते हो तो दोनों को बराबर कैसे कर सकते हो, अपने को पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या आएगा, 14 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को 7 से गुणा कर देंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगर इसको 7 से गुणा करते हो तो अपने पास क्या आएगा, 42, 7 से गुणा करा अपने, 14i 7 से गुणा करा है अपने, प्लस 35i1 अपने पास आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 से गुणा करते हो तो ये क्या आएगा, 24 बराबर 14i प्लस 4i1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई। तो अगर अपने को सॉल्व करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना रहेगा, यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया 42 में से अगर 24 को घटाया तो अपने पास क्या बचेगा, 18 बचेगा, बराबर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 35 में से 4 घटाया तो कितना बचेगा, 31i1 बचेगा। यानी i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i1 बराबर आ जाएगी 18/31 एम्पेयर, ठीक है। ये 31 वजन गुणा करने पे इसके नीचे आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी एक समीकरण के अंदर रख देंगे। जैसे अगर इस समीकरण के अंदर रखते हैं i1 की वैल्यू को इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो अपने पास क्या रहेगा, 12 बराबर 7i प्लस 2 गुणा 18/31। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या रहेगा, यहाँ पे आगे देखिए 12 बराबर 7i प्लस 18×36/31। हम लोग इसको इस 12 की साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगी अपने पास वैल्यू, 12 माइनस 36/31 बराबर कितना है, 7i है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसका अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा जो कि कितना आएगा, 31 ही आएगा। अगर आप सॉल्व करते हो देखिए इसको गुणा करोगे अगर आप 31 से तो 12 एकम 12, 80 1 चले गया, 12 36 और 1 37 हो गया, ठीक है। 37 हो गया, माइनस कितना रहेगा, 36 रहेगा, बराबर कितना रहेगा, 7i रहेगा। इसको अगर आप माइनस करोगे इससे तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे आएगा 36/31 बराबर 7i और i का मान क्या रहेगा, वज्र गुणा करने पे i यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 6 7 8 56, यानी अपने पास i1 की वैल्यू देखिए i की वैल्यू कितनी आ गई, 48/31 एम्पेयर आ गई, ठीक है। और i1 की वैल्यू अपने पास क्या थी, 18/31, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब अपने को निकालनी क्या है, अपने को निकालनी क्या है, 2 ओम प्रतिरोध के अंदर से धारा जो कि कितनी है, इन दोनों का योग, यानी इसके अंदर जो धारा कितनी है, i3 कितनी है, i प्लस ऑफ i1, यानी इन दोनों को अपने को जोड़ने पे, किसको, इस धारा को और इसको जोड़ने पे अपने पास i3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 48/31 प्लस 18/31 अगर हम लोग लिखेंगे तो i3 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वही देखिए, दोनों के यहाँ पे नीचे तो सेम वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पे 31 रहेगा, और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 66 आ जाएगी i3 के बराबर, यानी 66 एम्पेयर अपनी वैल्यू आ गई, जो कि अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। तो आज अपन ने
किरचॉफ के नियमों के पर आधारित 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।